हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें मनके और अस्थियां, जिसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, तो सबसे पहले आप उसको देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें पढ़ना है बेसिकली 3 विद्वानों के बारे में। पहले विद्वान है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हम पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। दूसरे विद्वान हमारे हैं जॉन मार्शल और तीसरे हैं आई.एम. व्हीलर, जिन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी को एक अलग लेवल पे पहुँचाया और इनका इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? उनका इंडियन हिस्ट्री में क्या योगदान रहा है और उनका कन्फ्यूज़न क्या था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है उनके कन्फ्यूज़न को लेकर। तो आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो बताया गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की थी 1861 में। स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो क्या करती है, पुरानी-पुरानी चीज़ों की क्या करती है, खोजबीन करती है और पुराने इतिहास का पता लगाती है। तो ये भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब की रक्षा करना, देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, ये सब काम किसका होता है? एएसआई का होता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, 1861 में की थी। ये एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और तो और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनका हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका क्या योगदान रहा है? तो देखिए, इन्होंने क्या किया है, जब भी ये पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते थे, अपनी खोजबीन की मार्गदर्शन के लिए ये पुराने साहित्यों का प्रयोग करते थे, अभिलेखों का प्रयोग करते थे, ठीक है? और यही नहीं, उस समय के जितने भी पुरातत्वविद लोग थे, जो पुरानी-पुरानी चीज़ों में रुचि रखते थे या पुरानी-पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते थे, वो क्या करते थे, जो भी खोज की है, उसका इतिहास का पता लगाने के लिए वो साहित्यों का या अभिलेखों का प्रयोग करते थे। माफ़ कीजिए। साहित्य और अभिलेखों का ये लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो जो कनिंघम थे, वो भी क्या करते थे, पुरानी चीज़ों को बारे में पता लगाने के लिए साहित्यों का या अभिलेखों का प्रयोग करते थे। ज़्यादातर जितने भी इतिहासकार हैं ना, वो इतिहास का पता लगाने के लिए 600 बीसीई से 400 एडी के बीच में जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें ज़्यादातर इतिहास का पता लगाने के लिए प्रयोग करते थे। मतलब इस बीच में जितना भी इतिहास लिखा गया है, जो भी पुरानी चीज़ प्राप्त करते थे, वो इस टाइम पीरियड से जोड़ने की कोशिश करते थे। तो कनिंघम भी इन्हीं में से एक था। वो वो भारत में पुरानी चीज़ों की खोजबीन की और पुराने इतिहास का पता लगाने के लिए जो 4th से 7वीं शताब्दी में हमारे देश के अंदर जितने भी चीनी यात्री आए थे और उन्होंने जितनी भी बुक्स के मतलब जितनी भी अपनी बुक्स के बारे में हमारे देश के बारे में लिख रखा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम उन्हीं से इतिहास का पता लगाने की कोशिश करता था। अलेक्जेंडर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत से अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखा है और तो और उनका सरल भाषा में अनुवाद किया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहा है, यूज़फुल रहा है। ये देखिए, मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये देखिए, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्वविद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, यही है। हुँ, और ये देखिए, ये मैंने बता रखा है, ये जितनी भी बुक्स प्राप्त करते थे, मतलब जितनी भी हड़प्पाई वस्तु को प्राप्त करते थे, तो ये देखिए यहाँ पे 0 है, ईसा का जन्म है ये और यहाँ से 4th शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में जितनी भी चीनी तीर्थयात्री इस टाइम पे आए थे और जिन्होंने अपने बुक्स में बहुत ही अच्छे से भारत की भव्यता का वर्णन किया है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो भी हड़प्पाई वस्तु को प्राप्त करते थे या पुरानी वस्तुओं को प्राप्त करते थे, उनका पता लगाने के लिए वो इन 4th से 7वीं शताब्दी के टाइम में जो बुकें थीं, उनमें ढूँढने की कोशिश करते थे और यही इनका सबसे बड़ा क्या था, कन्फ्यूज़न था। तो देखिए, इनका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न और क्या-क्या बताया गया है इनके बारे में। तो ये बताया गया है कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से जितना भी पुराना सामान मिला है, उसे चीनी तीर्थयात्रियों के बुकों में ढूँढने की इन्होंने कोशिश की है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने देखो, हड़प्पा टाइम पीरियड कब का है? ये 2600 से 1900 के बीच का टाइम पीरियड का है। इस समय की जो वस्तु है, वो किसको मिली? कनिंघम को मिली और कनिंघम ने उसके बारे में पता लगाने के लिए कौन-सी बुक्स का प्रयोग किया, जो 4th से 7वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। अब बताइए, 4th से शताब्दी
चौथी से 7वीं शताब्दी का टाइम पीरियड और 2600 से 1900 का टाइम पीरियड कितना डिफरेंस है। तो क्या उन्हें उन सामान के बारे में पता लगेगा? नहीं पता लग पाया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के महत्व को इन्होंने समझने में बहुत बड़ी क्या कर दी, भूल कर दी। तो सबसे बड़ा इनका कन्फ्यूज़न यही रहा है। देखो, हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। कनिंघम ने हड़प्पाई वस्तुओं को चीनी तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों से जोड़ने की कोशिश की, तो सबसे पहला इनका ये भ्रम है। कनिंघम को लगा कि हड़प्पा सभ्यता 4वीं से 7वीं शताब्दी के समकालीन है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से जो सामान मिला है, वो कितना पुराना है, मतलब वो कितना पुराना है उसके बारे में ये पता नहीं लगा पाए, इसलिए हड़प्पा इतिहास को समझने में इन्होंने क्या कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी है। दूसरा इनका भ्रम क्या है रहा है कि इनको लगता था कि जो सबसे पहले शहर हैं, वो कहाँ पे पनपे हैं, गंगा नदी के आस-पास बने हैं। ये थोड़ा-सा मैप बन रहा है भारत का, यहाँ पे। सबसे पहले शहर इनको लगता था ये गंगा नदी इधर देख रहे हो, भारत के मैप में ये गंगा नदी जहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, इस इलाके में इनको लगता है सबसे पहले शहर पनपे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने पढ़ रखा है इतिहास में सबसे पहले शहर हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिंधु नदी के आस-पास देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो इनकी यही सबसे बड़ी क्या रही है, मिस्टेक रही है। तो सबसे पहले क्या मिस्टेक है, जो हड़प्पा सभ्यता का इनको सामान मिला है, उसे तीसरी से चौथी शताब्दी में जो तीर्थयात्री आए थे, उनकी बुक्स में ढूँढने की कोशिश की, तो सबसे पहली भूल इनकी ये है। दूसरी, हड़प्पा सभ्यता का जो वस्तु वो कितना पुराना है, उसको नहीं समझ पाए और तीसरा, इनको ये लगता था कि सबसे पहले शहर कहाँ पनपे हैं, गंगा नदी के पास पनपे हैं। लेकिन हमने इतिहास में पढ़ रखा है, सबसे पहले शहर कहाँ पनपे हैं, सिंधु नदी के पास पनपे हैं, तो ये इनकी क्या रही है, सबसे बड़ी भूल रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे विद्वान के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरे विद्वान हैं हमारे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का हमारे इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो जॉन मार्शल बहुत ही मतलब वेल क्वालिफाइड और प्रोफेशनल ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनका मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनका पिक्चर। ये देखिए इनका पिक्चर, ये रहा। ये रहे हमारे जॉन मार्शल भाई साहब। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने ही हमें हड़प्पा सभ्यता से रूबरू कराया है। तो जॉन मार्शल ये क्या थे? न भारतीय पुरातत्वविद वही एएसआई के ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं कब? 1924 में बनते हैं। और ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे मतलब इनका फुल टाइम काम था पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाना। और इनको काम का अनुभव भी बहुत अच्छा था। इन्होंने यूनान और क्रीट ये 2 जगहों के नाम हैं, जहाँ पे इन्होंने पहले पुरानी-पुरानी चीज़ों की खोजबीन कर रखी थी और इतिहास का पता लगा रखा था। जब भारत में ये आते हैं, तो इन्हीं के नेतृत्व में मतलब इन्हीं के ही मार्गदर्शन में दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पाई मोहरों के बारे में पता लगाते हैं, खोजबीन करते हैं और रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की मोहरों की खोज करते हैं। और जब इन दोनों मोहरों को जॉन मार्शल देखते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही सभ्यता का क्या है, हिस्सा हैं और वो हमें हड़प्पा सभ्यता से क्या करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। तो इन्हीं के कारण ही है जो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं, तो जॉन मार्शल ये हैं, इनका योगदान बहुत ही बड़ा है। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने हड़प्पाई और मोहनजोदड़ो शहर के मोहरों की खोज की थी। उसके बाद उस इनकी सबसे बड़ी कमी ये रही है इनकी सबसे बड़ी कमी है, ये काम तो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी भी रही है कि ये क्या करते थे, इनकी श मतलब कार्यप्रणाली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। ये क्षैतिज का आधार पर खुदाई करवाते थे और अलग-अलग स्तरों से मिलने वाले सामान को एक ही कैटेगरी में क्या करते थे, रखते थे। कहने का मतलब है ये स्ट्रैटिग्राफी को क्या करते थे, बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। ये देखिए स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है? ये ध्यान से देखिए, स्ट्रैटिग्राफी प्रोफाइल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ज़मीन की सबसे ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ये एक लेयर हो गई। ये सबसे अपर वाली लेयर हो गई। फिर ये ज़मीन की कौन-सी हो गई, दूसरी लेयर हो गई। देखिए इस पे अलग-अलग तरीके का सामान दिख रहा है। फिर ये हो गई आपकी तीसरी लेयर हो गई। तो ये अलग-अलग लेयर है। और जैसे देखिए अगर खुदाई की जाती है तो ये क्या करते थे सबसे पहले ये खुदाई का जितना भी सामान ये मिलता था, ये सीधे खोदते हुए चले जाते थे और जो सामान मिलता था उसको एक ही कैटेगरी में रखते थे। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रैटिग्राफी को फ़ॉलो नहीं करते थे। लेकिन देखिए ये अलग टाइम पीरियड का हो सकता है, ये क्या हो सकता है ओल्ड, ये उससे ज़्यादा पुराना हो सकता है, ओल्डर हो सकता है और ये सबसे क्या हो सकता है ओल्डेस्ट हो सकता है। तो ये पुराना और ये उससे पुराना, ये सबसे पुराना हो सकता है। ये पुराना है, ये उससे पुराना और ये सबसे पुराना है।
लेकिन ये क्या करते थे, जॉन मार्शल क्या करते थे, सीधे खुदाई करवाते थे यहाँ से और चाहे वो ऊपर वाली लेयर में मिले, नीचे वाली में मिले, तीसरे वाली में मिले, सबको निकालते थे और सबको क्या करते थे, एक ही कैटेगरी में रखते थे। इससे जो वस्तुओं का जो टाइम पीरियड है और जो महत्व है, वो सही से समझ में नहीं आ पाता था। तो इस कार्यप्रणाली को दूर किसने किया है? इस कार्यप्रणाली को दूर किसने किया है? आई.एम. व्हीलर ने दूर किया है। इन्होंने फुल अपने काम में क्या किया है, स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो किया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्षैतिज आधार पर खुदाई करवाने का मतलब है कि ये सीधे-सीधे क्या करते थे, खुदाई करवाते थे। ये सीधे-सीधे ये देखो दिख रहा होगा, ये सीधे खुदाई करवाई, ये जो भी सामान है एल्यूमीनियम है, ग्लासेस बोतल है, ये हॉर्स शू है, ये सब जो मिलता था उन सबको एक ही कैटेगरी में रखते थे। इस वजह से हम बहुमूल्य जानकारियों को नहीं समझ पाते थे। लेकिन जैसे ही ये आते हैं, इनका नाम है अगले विद्वान हैं आई.एम. व्हीलर आते हैं, ये स्ट्रैटिग्राफी को फ़ॉलो करते हैं। स्ट्रैटिग्राफी में ये क्या करते हैं, जो ऊपर वाली लेयर से हमें सामान मिलता है, उसकी एक कैटेगरी बना ली, जो दूसरे वाले लेयर से हमें सामान मिला, उसकी दूसरी कैटेगरी बना ली और जो तीसरे वाले लेयर से हमें सामान मिला है, उसकी तीसरी कैटेगरी बना ली। इस तरीके से स्ट्रैटिग्राफी को फ़ॉलो करते थे, जो बहुत ही अच्छा था, जिससे हमें उन सामान के बारे में, वो कितनी पुरानी है, इसके बारे में हमें अच्छे से समझ आ जाता था। तो यही लिखा हुआ है इनके बारे में कि जॉन मार्शल जमीन की क्षैतिज आधार पर खुदाई करवाते थे और अलग-अलग स्तरों से जो अलग-अलग डिफरेंट लेवल से मिलने वाली जो वस्तुएँ हैं, उनको एक ही समूह में रखने की कोशिश करते थे। जिससे जो बहुमूल्य जानकारियाँ हैं, वो लुप्त हो जाती थी और इस समस्या को दूर किसने किया था? आई.एम. व्हीलर ने दूर किया था। ये स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करते थे और अलग-अलग लेवल से मिलने वाली चीज़ों को अलग-अलग क्या बनाते थे? कैटेगरी बनाते थे। उसके बाद हमें पढ़ना है आई.एम. व्हीलर के बारे में, तो आई.एम. व्हीलर के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, आई.एम. व्हीलर एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, 1944 में बनते हैं और इनका सबसे बड़ा योगदान है कि जॉन मार्शल की जो कमी थी, जॉन मार्शल के जो खुदाई जब करते थे, हॉरिज़ॉन्टल डिगिंग टेक्निक का जो प्रयोग करते थे, उसमें जो कमी थी उसको ये क्या करते थे, दूर करते थे। तो वही लिख रखा है कि अलग-अलग लेवल से मिलने वाली सामान को अलग-अलग कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है? ये उनके लिए दूसरा पॉइंट लिख रखा है। तीसरा ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं, तो इन्होंने क्या किया है, जैसा मतलब सैनिकों में होता है, जैसे हमारे आर्मी में होता है कि पूरा किसी भी चीज़ को फुल प्रूफ प्लान के थ्रू किया जाता है, तो इन्होंने क्या किया है, जो आर्मी प्रिसिज़न था, उसको भी क्या किया इन्होंने फ़ॉलो किया है, तो सैनिक परिशुद्धता को भी शामिल किया है। इसका मतलब ये है, ब्रिगेडियर होने के नाते जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्मी में फ़ॉलो किए जाते थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियन आर्कियोलॉजी है जिसमें हम पुरानी-पुरानी चीज़ों की खुदाई करवाते हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो ये जो खुदाई है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उनका एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ये उन्होंने शामिल किया। इन्हीं के प्रयासों के चलते हमने क्या किया है और शहरों की खोज की। शुरुआत में तो हमें केवल 2 ही शहर मिले थे, लेकिन इन्हीं की बदौलत हमने कालीबंगन शहर को, लोथल शहर को, राखीगढ़ी, धोलावीरा और भी बहुत शहरों को हमने क्या किया है, खोज निकाला है। तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तो और 1980 तक आते-आते ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या स्टारडम प्राप्त करने लग गया था, प्रसिद्धि प्राप्त करने लग गया था। बाहर-बाहर से भी लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए आने लग गए थे। तो आई होप आपको ये तीनों विद्वानों के बारे में समझ आ गया होगा। इन तीनों विद्वानों के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ख़ासकर ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका क्या भ्रम था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जॉन मार्शल ने स्ट्रैटिग्राफी को फ़ॉलो नहीं किया था, ये पता होना चाहिए और आई.एम. व्हीलर का क्या योगदान रहा है। एक बार पिक्चर को देख लेते हैं। ये रहे स्ट्रैटिग्राफी का ये चित्र है अलग-अलग लेवल। ये जॉन मार्शल रहे, ये जॉन मार्शल हैं, ये आई.एम. व्हीलर हैं और ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम है। उसके बाद हमें एक टॉपिक और डिस्कस करना है, छोटा-सा ही टॉपिक है। देखिए, कि जो पुरातत्वविद लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, वो पुरानी-पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाते हैं? आखिर जो पुरातत्वविद लोग हैं, वो अतीत का पता कैसे लगाते हैं? क्या तरीका अपनाते हैं? कभी सोचा आपने? तो देखिए, जो अतीत का पता लगाते हैं, वो अनेक माध्यम अपनाते हैं। मतलब पुरातत्वविद लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। जैसे वो पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए या तो वो उस समय की लिपि का प्रयोग करते हैं और वहाँ की नगर योजना के बारे में भी देखते हैं। जैसे हमने हड़प्पाई लिपि के बारे में देखा है, लिपि ज़्यादा समझ नहीं आई है, तो हमने यहाँ के नगर योजना के बारे में देखा है, जो नगर कैसे बनाए जाते थे, फुल प्रूफ प्लान तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ के औज़ारों के बारे में हमने समझने की कोशिश की है। आभूषणों से हमने इतिहास का पता लगाने की कोशिश की है। ठीक है? तो पुरातत्वविद लोग या तो लिपि का प्रयोग करते हैं या वहाँ के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं, आभूषणों का, औज़ारों का प्रयोग करके इतिहास का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है पुरातत्वविद लोग जो भी चीज़ों का पता लगाते हैं उनको अलग-अलग उसका क्लासिफ़िकेशन करते हैं, तो क्लासिफ़िकेशन से भी हमें अतीत के बारे में पता लगता है।
और कई बार तो हम क्या करते हैं, जो इतिहास का पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु पाई, तो हम उसी को उस वस्तु को देखते हुए हम ये पता लगाते हैं कि आज के समय में इसका प्रयोग कैसे किया जाता होगा। तो पुरा वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में पता लगाने के लिए, जो पुरानी वस्तुएँ होती हैं, उनकी उपयोगिता का पता लगाने के लिए हम आधुनिक समय में देखते हैं कि अगर आज के समय में यह वस्तु होती, तो उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते। और कई बार तो जो पुरातत्वविद लोग होते हैं, वो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का पता लगाते हैं। अभी अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें कहीं पे भी कपड़े के अवशेष नहीं मिले हैं कि ये लोग कपड़े पहनते हैं या नहीं पहनते। तो लेकिन हम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग कपड़े पहनते थे। तो हमने ये पता कैसे लगाया? तो वहाँ पे जो हमें मूर्तियाँ मिली हैं, जो वहाँ पे चित्र देखने को मिले हैं, उनमें हमें कपड़े के अवशेष देखने को मिलते हैं। इससे हमने ये अनुमान लगाया है कि ये लोग कपड़े भी पहनते होंगे। तो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के द्वारा हम ये भी पता लगाते हैं। और कई बार हम वस्तुओं की रूपरेखा देखते हैं कि जो पुरानी वस्तुएँ हैं, वो उनकी रूपरेखा कैसी बनी हुई है और आज के सिस्टम से कंपैरिज़न करने की हम कोशिश भी करते हैं। इस तरीके से हम इतिहास का पता लगाते हैं। तो यहाँ तक ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। अगली क्लास में हम देखेंगे अगले टॉपिक में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में देखेंगे। ये बुक्स इम्पोर्टेंट है, ये जो बुक्स लिखी गई हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर और हम इसका मैप वर्क देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो थैंक यू।